जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे गहरे दोस्त थे। In Union's foreign policy chief said the deal was कट्टरपंथी तब्दीली पर खत्म हो, मगर किसी ने नहीं। 80 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया, ईरान की सैन्य ताकत आधी हो चुकी थी। हथियार बनाया गया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ईरान को हथियारों की जरूरत थी, मगर अमेरिका। सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे गहरे दोस्त थे। तेहरान में इजरायली स्कूल था। तेल अवीव और तेहरान के बीच रोज की फ्लाइट्स चलती थीं। दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती थीं। फिर सिर्फ एक साल में सब कुछ पलट गया। आज ये दोनों मुल्क एक दूसरे को मिटाने की बात करते हैं। ये कहानी है उन 2700 साल की, जिसकी शुरुआत एक पर्शियन बादशाह के एक फरमान से होती है और ख़त्म होती है मिसाइलों और तबाही से। चैप्टर 1 539 ईसा पूर्व। जब पर्शिया ने यहूदियों को आज़ाद किया, आज से 2700 साल पहले की बात है। पर्शियन बादशाह साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को फतह करने के बाद यहूदियों को उनकी बेबीलोन कैद से आज़ाद किया। यह वाकया हिब्रू बाइबल में रिटर्न टू जायन के नाम से मशहूर है, जिसमें ईरान से निकले यहूदी यरूशलेम वापस गए और अपनी ज़मीन दोबारा बसाई। ये कोई छोटी बात नहीं थी। साइरस ने अपना मशहूर साइरस सिलेंडर जारी किया, जो कुछ इतिहासकारों के नज़दीक ह्यूमन राइट्स का पहला चार्टर था, जिसमें मजहबी आज़ादी का ऐलान किया और तमाम मजलूम लोगों को उनके वतन में वापस जाने की इजाज़त दी। 539 ईसा पूर्व में साइरस के फरमान के बाद यहूदी यरूशलेम और यहूद की ज़मीन पर वापस जा सके, जो पर्शियन एम्पायर के तहत एक खुद मुख्तार स्वायत्त यहूदी सूबा बन गया। यही सेकंड टेम्पल पीरियड का आगाज था। अब यहाँ एक अजीब बात सुनिए। बुक ऑफ यशायाह में साइरस को यहवेह ईश्वर का मसीहा कहा गया है। यह एक गैर यहूदी शख्सियत थी, जो यहूदी धर्म ग्रंथों में इस इज्जत से याद की गई। साइरस अकेला गैर यहूदी जिसे इस हैसियत में रिवियर किया गया है। 1948 से 1979 जब तेहरान इजरायली स्कूल चला था। अब सीधा आधुनिक दौर में आते हैं। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। अरब दुनिया ने इसका विरोध मुखालिफत किया, मगर ईरान उन 11 मुल्कों में शामिल था जो 1947 में फिलिस्तीन के लिए यूएन कमेटी के मेंबर थे। ईरान ने यूएन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ वोट किया, लेकिन 1948 के बाद जब इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, तो तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल मुल्क बना जिसने इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। फिर शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया ने कभी खुले तौर पर नहीं देखा। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में 1941 से 1979 ईरान ने इजराइल को 60% तक तेल एक गुप्त पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया। एलएल की फ्लाइट्स तेल अवीव और तेहरान को जोड़ती थीं। इजरायली एक्सपर्ट्स ने ईरानी कृषि में मदद की, जबकि ईरानी छात्र इजरायली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। यह रिश्ता सतह से भी गहरा था। मोसाद और सावक, शाह की खुफिया पुलिस ने मिलकर इराकी कुर्दिस्तान में संयुक्त अभियान चलाए, जिसमें कुर्द विद्रोहियों को सद्दाम हुसैन के इराक को अस्थिर करने के लिए समर्थन दिया गया। इजरायली कंपनी एल्का ने ईरान का ढांचा सर्विलेंस आर्किटेक्चर डिजाइन किया। आयलत अश्केलोन गुप्त तेल पाइपलाइन के जरिए ईरानी कच्चा तेल इजराइल होते हुए यूरोप पहुंचा। ईरान ने इस पाइपलाइन में 50% हिस्सा खरीदा।
और सबसे अजीब बात, 1972 में इजरायली पीएम गोल्डा मेयर ने शाह से एक इतनी गहरी गुप्त मुलाकात की कि शाह के अपने कुछ कैबिनेट मेंबर्स को भी खबर नहीं थी। yitzhak rabin एक बार तेहरान के न्यावरण पैलेस में इतनी खुफिया तरह से ले जाए गए कि उनका नाम किसी आधिकारिक बही खाते में नहीं था। यह शायद अलायंस ऑफ द पेरिफेरी था, इजराइल की वो रणनीति जिसमें उसने अरब दुनिया के गिर्द गैर अरब दोस्तों का एक दायरा बनाया। ईरान, तुर्की, इथियोपिया। जब अरब राष्ट्रों ने इजराइल पर आर्थिक बहिष्कार लगाया, ईरान ने वो कमी पूरी की। सबक, रिश्ते का काला पहलू, मगर इस दोस्ती का एक अंधा काला पहलू भी था। 1957 में शाह ने अपने विरोधियों से डरा हुआ सावक बनाया मिडिल ईस्ट की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसियों में से एक, और इसमें इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद ने मदद की। सावक क्या करता था? यह शाह के सियासी विरोधियों की निगरानी, पूछताछ और हत्या करता था, और आम ईरानी जनता को पता था कि इजराइल इस सब में शामिल था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तेहरान में मौजूद इजरायली बिजनेसमैन और राजनयिकों को सावक की ज्यादतियां पता थीं, लेकिन यह उनकी रोज की बातचीत का हिस्सा नहीं था। उन्होंने शिकायत नहीं की, हमने दखल नहीं दिया, एक इजरायली बिजनेसमैन ने कहा। यहाँ एक इजरायली राजदूत का वो टेलीग्राम भी है जो सब कुछ पहले से देखा है। एम्बेसडर उमर लुबरानी ने अपनी सरकार को लिखा कि शाह की हुकूमत कमज़ोर पड़ रही है और एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया है जो वापस नहीं हो सकता, और 5 साल में शाह की तबाही और हुकूमत की कट्टरपंथी तब्दीली पर खत्म हो गई। मगर किसी ने नहीं सुना। 11 फरवरी 1979, वह दिन जब सब कुछ पलट गया। फिर वह दिन आया, 11 फरवरी 1979। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी पेरिस के निर्वासन एग्जाइल से वापस तेहरान पहुंचा। लाखों लोग सड़कों पर थे। खुमैनी ने वापस आते ही थियोक्रेटिक स्टेट की बुनियाद रखी। उसने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित किया, और यह 444 दिनों के अमेरिकी हॉस्टेज क्राइसिस का आगाज था। फिर एक ऐसा प्रतीकात्मक काम हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। सिर्फ चंद दिनों में ईरान ने इजराइल से तमाम रिश्ते काट लिए। तेहरान में इजरायली दूतावास को पीएलओ को दे दिया गया। यासिर अराफात ने वहां फिलिस्तीनी झंडा लहराया जहां कभी स्टार ऑफ डेविड था। ईरानी पासपोर्ट पर इजराइल का स्टैंप बंद हो गया। ईरानी नागरिकों को ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन जाने की पाबंदी लगी। खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान घोषित किया। क्रांति की जीत का ऐलान होने के सिर्फ 6 दिन बाद यासिर अराफात ईरान आने वाले पहले आधिकारिक विदेशी राजनेता बने। खुमैनी ने हर रमज़ान के आखिरी जुम्मे शुक्रवार को क्वाड्स डे घोषित किया, जिसमें ईरान भर में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैलियां होती हैं और आज तक होती हैं। एक अजीब सच दुश्मन होते हुए भी डील करती रही। अब आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात बताता हूँ। 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया, ईरान की सैन्य ताकत आधी हो चुकी थी। 60% मिलिट्री पर्सनल 1979 से 1980 के बीच हटा दिए गए थे, पर्ज हो गए थे। ईरान को हथियारों की ज़रूरत थी, मगर अमेरिका, रूस, सब ने इनकार कर दिया। ईरान कहाँ गया? अपने छोटे शैतान इजराइल के पास। इस्लामिक रिपब्लिक ने अपनी सारी सार्वजनिक दुश्मनी के बावजूद इजराइल से गुप्त रूप से हथियार खरीदने को तरजीह दी। प्रीफर किया अमेरिका या सोवियत यूनियन के साथ गठबंधन से ज़्यादा। खुमैनी की नज़र में बड़े शैतान के साथ काम करना ज़्यादा बुरा था छोटे शैतान से काम करने से। यह है जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति का असल चेहरा, जहां सार्वजनिक बयान अलग होते हैं और पर्दे के पीछे डील अलग होती है। चैप्टर 2, असली वजह। सिर्फ मजहब नहीं, यह पावर गेम है। ईरान बनाम इजराइल की दुश्मनी के पीछे के 5 सच्चे कारण। आपसे एक सवाल, अगर यह लड़ाई सिर्फ मजहब की वजह से होती तो फिर क्यों 1980 में ईरान ने अपने छोटे शैतान से चुपके से हथियार खरीदे? हिजबुल्लाह में सुन्नी हमास क्यों शामिल है? ईरान ने
फिलिस्तीन से ज्यादा सीरिया में पैसा क्यों लगाया? जवाब आसान है, यह लड़ाई पूरी तरह मजहब की नहीं है, ये दुनिया का सबसे पेचीदा पावर गेम है। आज हम पढ़ेंगे इसकी 5 असली वजहें। कारण 1, यह सिर्फ मजहब नहीं, रीजनल हेजेमनी की जंग है। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। इजराइल और ईरान की कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है, दोनों के बीच कोई बड़ा ज़मीनी विवाद नहीं है। अगर सिर्फ भूगोल देखें तो ईरान के कुदरती प्रतिस्पर्धी इराक और सऊदी अरब होने चाहिए, इजराइल नहीं। तो फिर यह दुश्मनी क्यों? शोधकर्ताओं ने इस संघर्ष का गहराई से विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकाला। दोनों मुल्क, इजराइल और ईरान, मिडिल ईस्ट में खुद को रीजनल हेजेमन स्थापित करना चाहते हैं। दोनों ऐसी नीतियां अपनाते हैं जो सिर्फ खतरों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी बनाने के लिए है। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। दोनों, ईरान और इजराइल, एक अरब बहुल क्षेत्र में गैर अरब बहुसंख्यक देश है। यह है, यही उनकी सबसे बड़ी समानता भी है और सबसे बड़ा तनाव भी। सिंहासन एक ही है और दोनों वह कुर्सी चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रतिद्वंद्विता आज मुख्य रूप से एक राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष है, जिसे धार्मिक मतभेदों ने और भी बड़ा कर दिया है। और सेक्टेरियनिज्म को दोनों मुल्क जानबूझकर जियोपॉलिटिकल मकसदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कारण 2, परमाणु बम ईरान क्यों बनाना चाहता है, इजराइल क्यों नहीं देगा? अब सबसे विस्फोटक वजह पर आते हैं। वाकई में विस्फोटक ईरान का परमाणु कार्यक्रम टाइमलाइन। अमेरिकी खुफिया समुदाय ने 2007 में आकलन किया कि ईरान ने 1980 के दशक के अंत से 2003 तक के MAD प्रोजेक्ट के तहत परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश की। फिर 2003 में यह कोशिश रोक दी गई, मगर 2018 में सब कुछ पलट गया। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने JCPOA परमाणु समझौते से हाथ खींचा। We have terminated a terrible, terrible deal that should have never, ever been made. And we will be putting on among the strongest sanctions that we've ever put on a country. और प्रतिबंध दोबारा लगाए। नतीजा, ईरान ने समझौता तोड़ना शुरू कर दिया और एनरिचमेंट तेजी से बढ़ा दिया। JCPOA के खात्मे से न सिर्फ परमाणु बातचीत की अनिश्चितता बढ़ी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी भी खत्म हो गई। और फिर आंकड़े इतने खतरनाक हो गए कि दुनिया हैरान रह गई। मई 2025 तक ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम का इतना बड़ा जखीरा था कि फोर्डो फैसिलिटी में सिर्फ 3 हफ्ते में इसे 9 परमाणु हथियारों के लिए काफ़ी वेपन ग्रेड यूरेनियम में बदला जा सकता था। पहला 25 किलो WGU एक हथियार के लिए काफ़ी। सिर्फ 2 से 3 दिन में ईरान का कुल संवर्धित यूरेनियम स्टॉकपाइल JCPOA सीमा से 40 गुना ज़्यादा हो गया था। और यह बढ़ना बंद नहीं हुआ। ईरान दुनिया का अकेला गैर परमाणु हथियार वाला देश है जो 60% संवर्धित यूरेनियम बना रहा है और जमा कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का मार्च 2022 का अनुमान ईरान को एक परमाणु हथियार के लिए काफ़ी वेपन ग्रेड HIU बनाने में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त लगता। मई 2025 की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का आकलन शायद 1 हफ्ते से भी कम। इजराइल क्यों नहीं देगा? इजराइल ने इराक का ओसिरक परमाणु रिएक्टर बम से उड़ाया। सिद्धांत ये है, कोई भी दुश्मन देश परमाणु हथियार नहीं रखेगा, चाहे एक तरफा कार्रवाई ही क्यों न करनी पड़े। 13 जून 2025 को इजरायली PM नेतन्याहू ने हमलों के वक्त खुद कहा, अगर नहीं रोका गया तो ईरान बहुत कम वक्त में परमाणु हथियार बना सकता था। शैडो वॉर एक फुल स्केल वॉर बन चुकी थी, जिसमें मिसाइलें गिरी, न्यूक्लियर साइट्स तबाह हुई और एक सुप्रीम लीडर मारा गया। दुनिया का पहला साइबर वेपन 2005 से 2010 सबसे पहले एक ऐसा हथियार बनाया गया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। स्टक्सनेट को US और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बनाया। इसका मकसद था ईरान के परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम को देरी से करना या रोक देना। बुश और ओबामा दोनों प्रशासनों को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचा
तो इजराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर देगा, जिससे एक रीजनल वॉर छिड़ सकती थी। ओके, ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स को इसके एक अहिंसक विकल्प के तौर पर देखा गया। साइबर वॉर के साथ साथ एक और खतरनाक सिलसिला चल रहा था। 12 जनवरी 2010 को मसूद अली मोहम्मदी, तेहरान यूनिवर्सिटी के भौतिकी प्रोफेसर, एक रिमोट कंट्रोल्ड बम से मारे गए जो एक मोटरसाइकिल पर लगाया गया था। The killing had the hallmark of a professional assassination. A remote-controlled explosive device, thought to have been fitted on a motorcycle, was detonated as Professor Masood Ali Mohammadi left home to go to work. The power of the blast shattered windows in the northern Tehran neighborhood and left the pavement smeared with blood and debris. The body was removed from the scene shortly afterwards, and investigators descended on the area. Professor Ali Mohammadi, who was 50, was a nuclear physicist.